ठीक है, चलो। तो कल तक हम लोगों ने जान लिया था क्या, महाराष्ट्र के बारे में जान लिया था। आज का टॉपिक है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। आज का टॉपिक है विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे चल रहे थे, इस बारे में हम लोगों को जानना है। तो जितने भी भारत के ऐसे लोग थे जिनको भारत में या तो आंदोलन के क्षेत्र में उनको पहचाना जाने लगा था या जिनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित किया गया था, ऐसे सभी लोगों ने अपना ठिकाना विदेशों में बनाना चालू कर दिया था। और ये विदेशों में रहने से इनका एक ये भी फ़ायदा था कि वहाँ से रह के आराम से ये भारत के लिए फंडिंग वगैरह करते रहते थे। जैसे अगर आज के आप इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे आतंकवादी संगठन कहीं चलता है लेकिन उसकी फंडिंग बाहर से होती है सॉरी, तो उसकी फंडिंग होती है कहाँ से, बाहर से। ऐसे ही तब भी फंडिंग होती थी। और दूसरा एक ये भी था कि बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो विदेशों में बसे हुए थे, वो लोग इनके लिए फ़ंड जुटाते थे। प्लस वहाँ पे रह कर के जो है उन लोगों के जरिए और आसानी से देश विदेश में ये कार्यक्रम चलाए जा सकते थे। तो कई सारी ऐसी सामरिक वजह थी जिस वजह से भारत के क्रांतिकारी विदेशों में रह के अब क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने लगे थे। और इसी क्रम में विदेशों में हम सबसे पहले जानेंगे लंदन के बारे में। लंदन में एक व्यक्ति भारतीय क्रांतिकारी जो जाने गए यहाँ पर, इनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये मूलतः गुजरात के रहने वाले थे, है ना। अगर आपसे इनके बारे में पूछा जाए तो ये एक गुजराती व्यापारी थे और जो अक्सर व्यापार के लिए इधर उधर जा सकते थे, तो इन पर कोई जो है वैसा डाउट भी नहीं था। और ये गुजरात में भी अगर आपको जानना हो तो काठियावाड़ के थे, है ना। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन पहुँचे और लंदन में पहुँच कर के इन्होंने सन 1905 में एक संस्था बनाई और इस संस्था का नाम रखा इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, इस संस्था का नाम रखा इंडियन होम रूल सोसाइटी। सभी लोग समय का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, आप लोग लास्ट तक आते रहते हैं। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी इस संस्था का बच्चा नाम रख दिया गया। और इन्होंने एक्चुअल में किया क्या था, एक फेलोशिप चालू की थी, है ना। जो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे ने एक फेलोशिप चालू की थी। इस फेलोशिप के बारे में हम आपको महाराष्ट्र वाले केस में भी बता चुके हैं कि ये फेलोशिप उन लोगों के लिए थी, ऐसा कोई भी भारतीय व्यक्ति जो लंदन में रहकर पढ़ाई करना चाहता हो। लंदन में रहकर पढ़ाई करने वालों के लिए ये फेलोशिप थी। अब ऐसा बहुत से भारतीय थे जो जाना चाहते थे, तो इनको श्यामजी कृष्ण वर्मा की तरफ से 1000 रुपये वार्षिक मिलता था रहने के लिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ और व्यवस्थाएं भी कर रखी थी। जैसे एक व्यवस्था थी बच्चा इसी के अंतर्गत, और उसका नाम है इंडिया हाउस। इंडिया हाउस दरअसल इन्होंने लंदन के बाहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति था, एक मतलब दंपत्ति थे जो अपना घर बेचना चाहते थे, तो उन्हीं का एक 3 मंजिल का मकान था, उसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खरीद लिया और उसका नाम क्या रख दिया, इंडिया हाउस नाम रख दिया गया। और ये इंडिया हाउस में ही जो यहाँ से लड़के जाते थे वो इस इंडिया हाउस में ही रुकते थे। ठीक है, अब इस इंडिया हाउस के जो बच्चा प्रमुख थे, इनका नाम था अब्दुल्ला सोहरावर्दी। ठीक है, क्या नाम था, अब्दुल्ला सोहरावर्दी। तो 1905 में ये संस्था बनी थी। अब ये सब चीज़ें क्या थी, था तो ये एक क्रांतिकारी संगठन ही, बस नाम था कि बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ये वो ऐसा वैसा, ये सब सिर्फ नाम के लिए था। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी का ही एक जो है क्या ब्रांच था, इंडिया हाउस था। इसमें अब्दुल्ला सोहरावर्दी रहते थे। आपको जानना है कि ये जो इंडिया हाउस नाम का ग्रुप बन गया था, इसमें और भी कई लोग थे, इनके नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे इसमें जो है भीकाजी कामा थी,
इसी में जो है आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, और इसी का जो है वी.डी. सावरकर थे। बात क्लियर हो गई। इसके बाद ये सब लोग इंडिया हाउस के सदस्य थे और ये संस्था कौन चला रहा था? इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, एक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी, इसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट। इंडियन सोशलिस्ट नाम की इन्होंने एक पत्रिका भी निकाल रखी थी। तो आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में कुछ एक चीज़ें जान लीजिए कि पहली बात तो ये जो संस्था थी ये पहली संस्था थी ऐसी, मतलब पहली क्रांतिकारी संस्था। बाकी तो जो है कांग्रेस की स्थापना के साथ ही कुछ एक संस्थाएं जो है विदेशों में बनाई गई थी। पहली क्रांतिकारी संस्था थी जो विदेश में थी। उससे पहले संस्थाएं थीं लेकिन वो क्रांतिकारी नहीं थी। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद पहली संस्था बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने एक फेलोशिप चालू की जिससे युवा वर्ग वहाँ पहुँच सके। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और इनके हॉस्टल का नाम क्या था? इंडिया हाउस। इसके प्रमुख कौन थे? अब्दुल्ला सोहरावर्दी। ये सब लोग इसमें रह चुके थे। आपको मैंने महाराष्ट्र वाले केस में बताया था कि 1906 में क्या हुआ था? 1906 में वी.डी. सावरकर भी यहाँ पहुँच गए थे। अब क्या हुआ कि इन सब में दमन के चलते, सरकारी दमन के चलते श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ गया। ठीक है, तो इन्होंने 5 में ये संस्था बनाई और 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा फ्रांस की राजधानी कहाँ चले गए? पेरिस चले गए। तो इतना तो आपको पता ही है ये फ्रांस की राजधानी है। कहाँ पहुँच गए? पेरिस पहुँच गए। अच्छा, पेरिस में पहले से एक लोग सक्रिय थे, है ना, और यहाँ पर इनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। ये जो है यहाँ पर पहले से सक्रिय थी। इन्होंने फ्रांस के अंदर एक जो है और संस्था बनाई हुई थी और इसका नाम था पेरिस इंडिया सोसाइटी। इसका नाम था पेरिस इंडिया सोसाइटी। अब पेरिस इंडिया सोसाइटी किसका हिस्सा थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये आपके इंडियन होम रूल सोसाइटी का ही एक ब्रांच टाइप में काम करता था, है ना। और इसको कौन हैंडल करती थी? मैडम भीकाजी कामा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन थी ये मैडम भीकाजी कामा और क्या थी ये पेरिस इंडिया सोसाइटी, है ना। एक बार यहाँ से देख लीजिए। लंदन में कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, गुजराती व्यापारी थे, काठियावाड़ के रहने वाले थे। 1905 में संस्था बनाई इंडियन होम रूल सोसाइटी, पत्रिका निकाली इंडियन सोशलिस्ट। और क्या है, इन्होंने एक फेलोशिप चालू किया लंदन में रहकर पढ़ाई करने वालों के लिए। ये लोग कहाँ रहते थे? इंडिया हाउस में। प्रमुख कौन थे? अब्दुल्ला सोहरावर्दी, भीकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा, वी.डी. सावरकर इसके मेंबरशिप में थे। ठीक है, और फेलोशिप कितनी मिलती थी? 1000 रुपये। हाँ, अब सरकारी दमन हुआ तो 1906 में ये कृष्ण वर्मा चले गए कहाँ पर? पेरिस। और पेरिस में किसके साथ मिलकर काम किया? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी और जो एक इंडियन होम रूल सोसाइटी की ही ब्रांच थी। बोलो, इतनी बात में कोई दिक्कत आई तो बताओ। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो जल्दी नोट करो। चलो, ये वाला हो गया। अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? मैडम भीकाजी कामा। ये एक पारसी महिला थी, है ना, मैडम भीकाजी कामा। कुछ टाइम तक इन्होंने नौरोजी के जो असिस्टेंट के रूप में भी काम किया था, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। तो मैडम भीकाजी कामा के बारे में पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनको भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। ठीक है, इनको भारतीय क्रांति की माता, क्योंकि ये आप लोग वैसे तो बहुत सारे पुरुषों को देख रहे हैं इसमें काम करते हुए, लेकिन महिला ये अकेली ही आप देख रहे हैं जो इस तरीके से कार्य कर रही हैं, तो इसलिए ये बहुत रिस्पेक्टेबल है। और इनको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन या भारतीय क्रांति की माता कहा गया।
ठीक है ना। इनका जो मुख्य रूप से कार्यक्षेत्र रहा, जिसने इनको एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो इनका जो कार्यक्षेत्र है वो कार्यक्षेत्र मुख्यतः रहा है पेरिस, है ना। क्योंकि पेरिस के अंतर्गत ही इन्होंने अपना जो है संस्था चलाया था, और इस संस्था का नाम क्या था, पेरिस इंडिया सोसाइटी। तो पेरिस में इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी, पेरिस इंडिया सोसाइटी। इसके बाद यहाँ से ये एक पेरिस में रहते हुए ही इन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला था, एक समाचार पत्र निकाला था। उस समय ये जो है क्रांति को प्रचारित और प्रसारित करने का एक प्रमुख साधन होता था समाचार पत्र, और इनके समाचार पत्र का नाम था वंदे मातरम। अब आप में से कोई एक हमें बताएगा कि वंदे मातरम ये किसका डायलॉग है। क्या बात है, क्या बात है, सुखद है, वंदे मातरम। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इनके साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा भी आ गए थे। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में होने वाली विश्व संसद को या विश्व संसद में शामिल हुई थी। अब उसमें बोली थी ठीक है, लेकिन उसमें मुख्यतः क्या था, मुख्य संसद में शामिल हुई थी। और इसमें शामिल होने के लिए इन्होंने क्या किया था कि अपना एक ध्वज बनाया था, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। और ये याद रखना, पहली बार किसी ने तिरंगा बनाया था। पहली बार क्या हुआ था, तिरंगा बना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि पहली बार तिरंगा किसने बनाया, तो मैडम भीकाजी कामा ने बनाया। लेकिन ये इनको अगर ये पूछा जाए कि ये तिरंगा था कैसा, तो इस तिरंगे के बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं 2-4 बातें कि हमारा प्रथम तिरंगा कैसा था। हालांकि हम आपको जो है एक पर्सनली इसका वीडियो बनाएंगे कि तिरंगे का इतिहास कैसा रहा है, लेकिन अभी हम जान लेते हैं ये प्रथम तिरंगा जो था, इसमें लाल, हरा और पीला रंग था, ठीक है। और साथ ही इसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम, ठीक है। और इसको बनाने में सहायता किसने की थी, तो बनाने में सहायक थे इसके, उनका नाम है सरदार राणा, ठीक है। सरदार राणा ने इसको बनाने में हेल्प करी थी। अब ये बात और भी है कि इसको बनाने में हेल्प उधर जो लंदन में छोड़ के आए हैं ना वो लोग, उन लोगों ने, वीडी सावरकर और उनके ग्रुप ने भी बड़ी मेहनत करी थी इस झंडे पे। लेकिन जो मेनली एक व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है वो कौन है, सरदार राणा है। इन्होंने बड़ी हेल्प करी थी। तो आपको इनके बारे में पता चला कि इन्होंने जो है क्या हुआ था, जर्मनी के स्टुटगार्ड में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में ये पहुंची थी। इन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वहाँ, और पहली बार तिरंगा फहराया। और इस तिरंगे को फहरा के इन्होंने जो है, इसमें लाल हरा पीला, इस तिरंगे के बारे में आपसे पूछ सकता है। अच्छा, एक प्रश्न और इनसे बनता है जो अक्सर आपको जो मार्केट का नीला पीला किताब है इसमें नहीं मिलेगा, कि इनकी तुलना किस यूरोपियन बड़ी शख्सियत से की गई है। तो याद रखना कि जो मैडम भीकाजी कामा हैं, इनके बारे में पेरिस के समाचार पत्रों में जो है ये बातें बहुत चलती थीं। पेरिस के समाचार पत्र या पत्रिकाओं में इनकी तुलना की जाती थी। किससे? इनकी तुलना जून ऑफ अर्क से की जाती है ना। अब इनको जून या जॉन भी लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखिए जून ऑफ अर्क से की जाती है ना। ये फ्रांस की एक बहुत ही महान संत योद्धा हुई हैं, जून ऑफ अर्क। इनके बारे में आप वैश्विक इतिहास में पढ़ सकते हैं। आपको एक
छोटी सी झलक बताते हैं इनकी कि इंग्लैंड ने फ्रांस का एक बड़ा हिस्सा अपने अधीन कर रखा था और इस कब्जे की बात से हुआ क्या था कि जो वहाँ के राजा थे, शायद चार्ल्स सप्तम या कुछ ऐसे करके कोई राजा थे, आई एम नॉट एग्जैक्टली नो उनका नाम क्या था, कोई सप्तम थे, तो उनका जो राज्याभिषेक भी नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे समय में जून ऑफ आर्क ये एक लड़की थी और इसको ऐसा सिस्टम था कि किसान की सिंपल से परिवार की बेटी थी और इनको ऐसे ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुए कि अंग्रेज़ों को फ्रांस से बाहर खदेड़ दिया जाए। फिर इन्होंने क्या किया कि एक सेना का नेतृत्व किया और ऐसा कर दिखाया कि अंग्रेजी सैनिकों को फ्रांस छोड़ने पर मजबूर कर दिया और आज़ाद करवा दिया एक तरीके से उस क्षेत्र को। और जो सप्तम करके जो राजा थे उनका क्या किया, राज्याभिषेक करा दिया, है ना। अभी काफ़ी पुराना टॉपिक पड़ा हुआ है तो एग्जैक्टली उन राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, तो शायद लुई सप्तम हो सकता है, ऐसा कुछ रहा, क्योंकि फ्रांस में लुई करके बहुत सारे राजा हुए हैं। तो ये जो है इनको राजा बना दिया। तो तब से जून ऑफ आर्क को बहुत वहाँ पे फेमस माना जाता है। नेपोलियन वगैरह जितने भी राजा या जितने भी योद्धा हुए हैं सभी इनका सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जून ऑफ आर्क से तुलना किसकी की गई है, मैडम भीकाजी कामा की गई है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो मैडम भीकाजी कामा का एक टॉपिक हो गया कि वहाँ जहाँ से श्यामजी कृष्ण वर्मा छोड़ के आए हैं वहाँ पर अब क्या हालात हैं, है ना। ये तो पेरिस आ गए, पेरिस की घटनाएं हो गई, वहाँ लंदन में क्या चल रहा है उसे देखते हैं। ये हटा दिया जाए। देखो उधर जो है लंदन में, या उधर डायरेक्टली बात करते हैं, हाँ लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद वीडी सावरकर ने कार्यभार संभाला। लेकिन तब भी एक मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक क्या हुई कि एक सदस्य थे इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने क्या किया, हत्या कर दी। क्या करती बच्चा, हत्या कर दी। और ये हत्या किसकी की, उस समय जो भारत राज्य सचिव थे। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसे ये ना पता हो कि भारत राज्य सचिव क्या होता है। देखो, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद, हालांकि ये टॉपिक भी हम बता चुके हैं, 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो कंपनी हटा दी गई थी। तो कंपनी के हटाने के साथ ही कंपनी को नियंत्रित करने वाला स्वामी मंडल, संचालन मंडल, और इसके साथ ही जो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार की तरफ से एक आयोग गठित किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारा कुछ हटा दिया गया था। अब इन सबको ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को चुन लिया गया, और उसी एक व्यक्ति को भारत राज्य सचिव कहते हैं। बोलो, बात क्लियर हुई, है ना। इन सब की जगह सिर्फ भारत राज्य सचिव होता था, यानी कि सरकार है, यानी क्राउन है, क्राउन के बाद भारत राज्य सचिव है, और भारत राज्य सचिव के नीचे डायरेक्ट होता था वायसराय, ठीक है ना। तो भारत राज्य सचिव का उस समय जो राजनैतिक सलाहकार था, इसका नाम था विलियम हट कर्जन वाइली। मोस्टली इसको बुक्स में कर्जन वाइली के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्या की, इन्होंने हत्या कर दी।
हत्या किसकी कर दी? विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या कर दी। लिहाजा अब क्या हुआ कि इन लोगों के ऊपर बड़े संकट आने चालू हो गए। ब्रिटेन की सरकार ने इनको कंट्रोल करना चालू कर दिया। ये पकड़े गए थे मदन लाल ढींगरा, और इसके बाद जो है 1909 में ये पकड़ गए थे, इनको फांसी हो गई थी। इसके बाद आपको पता है कि 1910 में ये भी पकड़े गए थे, क्या नाम था इनका, वीडी सावरकर भी पकड़े गए थे। तो वीडी सावरकर के बारे में जान लेते हैं। वीडी सावरकर जो इसको संभाल रहे थे, आपको हमने बताया है कि ये पहले कहाँ पर सक्रिय थे? महाराष्ट्र में सक्रिय थे। अगर आप लोग जो है इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसके पीछे जस्ट जो है वीडियो पड़ा है किसका? महाराष्ट्र का। अब देखिए, वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में जो किया तो किया ही था, इसके बाद इन्होंने यहाँ रहते हुए एक पुस्तक भी लिखी थी। लंदन में ही रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का जो है नाम था, क्या नाम था इस पुस्तक का? आप में से कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, चलो कोई बात नहीं। इस पुस्तक का नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी शायद कल की क्लास में हमने ये बात रिपीट की थी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के लिए प्रथम युद्ध था इंडिपेंडेंस। कौन सा? 1857। इसके अलावा इन्होंने यहाँ रहते हुए ही क्या किया था? मेजनी की आत्मकथा का अनुवाद किया था, है ना? मेजनी की आत्मकथा का अनुवाद किया था। लेकिन बाद में वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जब अनंत लक्ष्मण करकरे नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर देते हैं, जो कि अभिनव भारत के सदस्य थे, तो उनके बाद जो पिस्तौल पकड़ी जाती है, वो पिस्तौल वीडी सावरकर ने भेजी थी। महाराष्ट्र वाले केस में हमने ये सब आपको बताया हुआ है। तो वो पिस्तौल के चक्कर में ये यहाँ से गिरफ्तार किए जाते हैं, इनको भेज दिया जाता है और बाद में सेलुलर जेल में भारत में ले जाके बंद कर दिया जाता है। आपसे अगर कभी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सदस्य था, तो एक बात याद रखना कि जो मदन लाल ये व्यक्ति हैं, ये भी आपके जो है यहाँ इंडिया हाउस के अगर सदस्य थे तो भारत में ये अभिनव भारत के भी सदस्य थे। और आप लोगों को पता है अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी, है ना? मित्र मेला से बन गया था अभिनव भारत। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कैसे सिस्टम चल रहा था। अब देखिए, इसके बाद सिर्फ ये तो 2 देश हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका में किस प्रकार से क्रांतिकारी सक्रिय थे। तो वहाँ भी हम देखेंगे, वहाँ भी जैसे समाचार पत्र बहुत सारे चल रहे हैं। एक सर्कुलर ए आज़ादी चल रहा है, एक तलवार चल रहा है ना? इसी तरीके के चल रहे हैं। अभी उसको आगे बताते हैं। पहले ये बताइए, ये चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली? ओके, थैंक यू। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अगला देखो, इसके बाद अमेरिका की तरफ बढ़ के देखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में एक देश है जिसका नाम क्या है? कनाडा। तो कनाडा में एक शहर है, कनाडा में वैंकूवर शहर। कौन सा शहर है? वैंकूवर शहर। इसी वैंकूवर शहर में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था, इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, इनका नाम था रामनाथ पुरी, है ना? रामनाथ पुरी। तो रामनाथ पुरी ने एक समाचार पत्र निकाला था, समाचार पत्र। और इस समाचार पत्र का जो नाम था वो नाम था सर्कुलर ए आज़ादी। सर्कुलर ए आज़ादी इसका नाम था। अब सर्कुलर ए आज़ादी जब इन्होंने ये समाचार पत्र निकाल दिया तो एक और व्यक्ति है, ये जो है उस समय जर्मनी में रह रहे थे। जर्मनी में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय रहते थे। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने एक यहाँ से जर्मनी से निकाल दिया था एक समाचार पत्र। तो इनके समाचार पत्र का नाम भी बच्चा खूब पूछा जाता है। तो इनका समाचार पत्र जो है उसका नाम था
तलवार। ठीक है, इनके समाचार पत्र का क्या नाम था? तलवार नाम था। इसके बाद कनाडा के वैंकूवर शहर से ही, इसी वैंकूवर शहर में, कनाडा में ही एक और व्यक्ति रहते थे, इनका नाम था तारकनाथ दास। या एक और अन्य व्यक्ति के बारे में समझिए, ये थे जीडी कुमार। ठीक है, तो जीडी कुमार ने यहाँ पर एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था स्वदेशी सेवक गृह। स्वदेशी सेवक गृह। ठीक है, एक और व्यक्ति हैं, इनके बारे में लिख लीजिए। एक और तीसरे व्यक्ति हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। तो तारकनाथ दास ने भी एक समाचार पत्र निकाला था। इनके समाचार पत्र का नाम था फ्री हिंदुस्तान। ये आपका ऐसे मान लीजिए, जो नोट्स है वो तो आपको वैसा डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा, बाकी ये जो ग्राफ है इसकी हर लाइन आपके लिए एक आंसर है। समझ रहे हैं ना? तो एक भी शब्द बर्बाद नहीं करना है, पूरा पूरा दिमाग में बिठाना है। कनाडा के वैंकूवर शहर में एक व्यक्ति कौन है? रामनाथ पुरी। इनका क्या समाचार पत्र था? सर्कुलर ए आज़ादी, है ना? ऐसे ही जो है एक इनका नाम याद रखो, तारकनाथ दास का क्या था? फ्री हिंदुस्तान। ठीक है, क्या था? फ्री हिंदुस्तान। और जर्मनी में वीरेंद्र नाथ का क्या था? तलवार। कौन सा था? तलवार। जीडी कुमार ने कौन सी संस्था बनाई थी? स्वदेशी सेवक गृह। तो ये डायरेक्ट ऐसे चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ें चल रही थी। इसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की एक संस्था के बारे में और देखेंगे जिसका नाम था गदर पार्टी, है ना? इसे नोट कर लीजिए। इधर देखो, इसको हटा दिया जाए। ओके, देखो नवंबर 1913, ये विदेशों में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन का अंतिम पॉइंट है। इसके बाद बस हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि ये आंदोलन सफल क्यों नहीं हुए, है ना? इनमें क्या कमियां थी, इनके बारे में जानेंगे। तो नवंबर 1913, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोहन सिंह भाकना। ठीक है, क्या नाम था इनका? सोहन सिंह भाकना। इनके द्वारा जो है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका करके एक संगठन बनाया गया। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का जो ये संगठन बना, इसी को बच्चा बाद में जाना गया गदर पार्टी के नाम से, है ना? किस नाम से जाना गया? गदर पार्टी। गदर तो जानते ही हो, मैं निकला गड्डी लेके, है ना? कब गुजरा अमृतसर, बोल पड़े ना। एक मूवी देखे थे हम किसी ज़माने में, अक्षय कुमार की मूवी थी। मूवी का नाम था बॉस, है ना? और उसमें डायलॉग था बीच में ना बोल। ठीक है, गदर पार्टी। ठीक है, सारी लॉरियाँ उसी की थीं, एक बहन की थी। इधर देखो क्या था? गदर पार्टी। तो गदर पार्टी जो है स्थापित की, ये प्रेरित कहाँ से थी? तो याद रखना, ये 1857 के गदर से प्रेरित थी, है ना? 1857 के गदर से प्रेरित थी। हंस लो, अभी टॉपिक ख़त्म होते ही इसके क्वेश्चन पूछेंगे तब समझ में आएगा। 1857 के गदर से ये प्रेरित थी। इसके बाद जो है इसका भारत में मुख्यालय कहाँ था? भारत में मुख्यालय इसका पंजाब में था। ठीक है,
अभी हम आपको बताएंगे कि पंजाब में कौन कौन से लोक क्रांतिकारी सक्रिय थे। तो गदर पार्टी की स्थापना, इसके बाद एक बात जानना कि एक पत्रिका भी निकलती थी यहाँ से, इस पत्रिका का नाम था गदर पत्रिका, है ना। ये पत्रिका जो है पहले सिर्फ एक भाषा में निकलती थी और बाद में फिर ये 6 भाषाओं में निकली थी। पहले कितने में निकलती थी? एक में। वो एक कौन सी थी? उर्दू। और उसके बाद कितने में निकली? 6 भाषाओं में निकली। ये 6 भाषाएं कौन सी थी जान लेना। पहली भाषा देखो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, है ना, या कहाँ लिखा जाए, जगह एक तो फंस जाती है, चलो यहीं लिख दे रहे हैं। एक भाषा थी इसकी हिंदी। हिंदी के बाद दूसरी भाषा जो इसमें थी वो थी अंग्रेजी। अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा थी गुजराती। गुजराती के बाद थी मराठी, है ना। मराठी के बाद थी पख्तूनी, ठीक है। और पख्तूनी के बाद जो है एक तो उर्दू तो चल ही रही थी। तो इतनी भाषाओं में ये निकला था। समझ में आ गया? हटा दिया जाए। एक चीज़ और देखो इसके बारे में एक चीज़ और जान लेना कि इसमें प्रमुख सहयोगी कौन थे स्वर्ण सिंह भाकना के। तो इसमें जान लेना कि 2 लोग थे जो इसमें इनके प्रमुख सहयोगी रहे थे। प्रमुख सहयोगी जो इनके थे वो 2 लोग थे। एक का नाम था रामचंद्र और दूसरे का नाम था बरकतुल्ला, ठीक है। ये इनके दोनों प्रमुख सहयोगी थे, रामचंद्र और बरकतुल्ला। नवंबर 1913 में बनी थी गदर पार्टी। 6 भाषाओं में इसकी पत्रिका निकलती थी और इसका भारत में मुख्यालय कहाँ था? पंजाब में था। 1857 के गदर से ये प्रेरित थी। इनका मतलब हिंसाजनक क्रांति को बढ़ावा देते थे ये लोग। हटा दिया जाए। अब हम थोड़ा सा जो है ये पंजाब नाम आया है तो पंजाब के बारे में और देख लेते हैं। कहाँ क्या लिखा है? पख्तूनी, समझते हो? पख्तूनी भाषा होती है एक, है ना। आप अकेला हिंदी बोलते हैं, सोचो कितनी सारी भाषाएं होती हैं, है ना। बहुत सारी भाषाएं होती हैं, गुजराती, बंगाली। और जबकि जो सबसे ज़रूरी बातें होती हैं ना उनके लिए भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। ठीक है। भाषा तो जो है बांट देती है लोगों को, है ना। चलो हम पंजाब नाम आया तो 2 लाइनें पंजाब के ऊपर और जान लेते हैं। पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे इनकी जो शुरुआत की थी वो करने वाले व्यक्ति थे अजीत और दूसरे का नाम था जो भी था शायद अंबिका चरण करके कुछ नाम था, है ना। और अजीत ने एक समाचार पत्र निकाला था, एक संस्था बनाई थी इन्होंने। ये अजीत सिंह पता है थे कौन? ये अजीत सिंह जो है भगत सिंह के चचा थे। हाँ, और चचा जो जितने भी हुए हैं ना ये बड़े कमाल के हुए हैं, है ना। एक इटावा में भी चचा है ना। हाँ, हालांकि आजकल थोड़ी तकलीफ़ में है लेकिन है तो सही। तो अजीत सिंह जो है क्या थे, यहाँ पर इन्होंने एक संस्था बनाई थी। इस संस्था का नाम था अंजुमन मोहिवाने वतन, है ना। अंजुमन मोहिवाने वतन। इसके बाद इन्होंने एक अखबार भी निकाला था, यानी समाचार पत्र भी एक निकाला था और इसका नाम था भारत माता। क्या नाम था? भारत माता। अच्छा, इनको जो प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इनको प्रेरणा मिली थी लाला लाजपत राय से। कहाँ से मिली थी? लाला लाजपत राय से। लाला लाजपत राय के बारे में देखो हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि लाला लाजपत राय अकेले ऐसे उग्रवादी नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की है। समझ गए? हाँ। तो लाला लाजपत राय जो हैं इनका एक अखबार चलता था पंजाब में, इसको याद करना बड़ा आसान है, जिसका नाम था पंजाबी।
क्या नाम है? पंजाबी। आपको एक बात याद रखनी है कि भारत माता के नाम से बंगाल में कुछ एक संस्थाएं भी खोली गई थी, अभी बंगाल आएगा तब उनके बारे में बताएंगे। तो अखबार जो है सिर्फ भारत माता एक अखबार नहीं बल्कि संस्थाएं भी हैं, कई एक तो नाम आते रहेंगे। तो लाला लाजपत राय ने कौन सा अखबार चलाया था? पंजाबी। याद रखना जो है इनको 1 साल के लिए जो है मतलब तड़ीपार भी मिला था यही सब भड़काने के जुर्म में। क्लियर हो गया? ठीक है। भारत माता, अंजुमन मोहि वाने वतन, अजीत सिंह के नीचे लिखा है अंबिका चरण। क्लियर है? तो ये जो है पंजाब का सिस्टम था, ये वैसे टॉपिक में नहीं था लेकिन पंजाब का नाम आया तो थोड़ा सा बता दिया। नोट कर लिया था? हाँ। एक्टिव रहो, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है ना? मतलब पहले एक्टिव रहोगे तब ही तो पैसे बनोगे, तो एक्टिव नहीं तो पैसे कैसे बनोगे? क्लियर हो गया? चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, जल्दी से एक पूरा रिवीजन करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं। कॉपियाँ बंद कर दो, हम पूछेंगे आप लोग बताएंगे, और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कोई और बोला तो उसका ऐसा मुंह पकड़ के ना सब पीछे घुमा दिया जाएगा। कॉपियाँ बंद है सबकी? ऑल टोटल? चलो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले लंदन में संस्था कौन सी बनी थी? समय नहीं, जल्दी जल्दी। अच्छा, इसको वीडियो बंद कर देते हैं, वीडियो का कोई काम नहीं, नॉलेज मिल गई है, घर पे पढ़ाई करो।